हेलो स्टूडेंट्स, जयराम जी की नमस्कार। विष्णु मैथ्स पॉइंट पे आपका स्वागत है। शुरू करते हैं अपना अगला सेशन। और जैसा कि आपको बताया हुआ है, आप डेली जो आपको काम बताया गया है वो आपने करना शुरू कर दिया होगा। देखिए, जो काम बताया गया है वो अगर आपने शुरू नहीं किया तो फिर आगे जाकर के बड़ी समस्या आएगी आपको। इसलिए थोड़ा सा बार बार आपको कह रहा हूं, तसल्ली से ध्यान दीजिएगा, बातें जो बताई जाए उसका प्यार से काम करिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, ध्यान से सुनिए। संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं अब। तो सबसे पहले प्रकार की जो संख्या हमने ली थी वो है प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। वैसे प्राकृत संख्याओं के बारे में आप सब लोग जानते हैं, फिर भी बता दूं, जो संख्याएं हमारी प्रकृति में है, हमारी नेचर में है, हमारे स्वभाव में। हमारे स्वभाव में कौन सी संख्याएं, काउंटिंग शुरू करनी हो अपने को तो हम कहां से शुरू करते हैं? काउंटिंग एक से शुरू करते हैं। क्लियर है बात? तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अगर आपको ये पूछा जाए कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या है, तो क्या हो जाएगा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय? समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो, समुच्चय है उसको हम मजले कोष्ठक में बंद करके डिनोट करते हैं, यानी ये जो ग्रुप है पूरा सेट है उसको मजले कोष्ठक में बंद कर दो, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। ये कई बातें हमने कर ली है पहले से, ठीक है। अच्छा, उसके बारे में मैं समझता हूं आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए और समझिए बातों को। अब प्राकृत संख्याओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या क्या बातें इसके अंदर अपने को करनी है, इसके बारे में बढ़ते हैं आगे। देखो समझिए बात को। प्राकृत संख्याओं में सबसे पहले प्रकार की जो संख्या आएगी वो आएगी सम संख्या। सम संख्याएं, इवन नंबर। सम संख्याएं, बताइए सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याएं जिन संख्याओं को हम आधा कर सकते हैं, जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए, 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। 2 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। अच्छा, वैसे बता दूं मैं आपको, सम संख्या हम बोलचाल में ही बोलते हैं, दरअसल इसका पूरा नाम है सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या, हालांकि ये बोलना गलत नहीं है लेकिन मैं किसी खास कारण से बता रहा हूं ये आपको। अंग्रेजी वर्ड है इवन नेचुरल नंबर। आप कहोगे जी खास कारण क्या है? खास कारण ये है, आपको अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है भाई साहब? 2 है, ठीक है। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि जी 0 को क्यों नहीं बताया आपने? 0 भी तो सम है, 0 में भी तो 2 का भाग जाता है, ठीक है। देखो 0 में तो हर संख्या का जाता है, 2 का, 3 का, 5 का, 8 का, 10 का, 20 का, 50 का, किसी का भी दे दीजिए, सबका भाग जाता है, ठीक है। हाँ, तो फिर आप कहोगे जी 0 क्यों नहीं लिया? तो फिर मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई साहब मैं तो 0 से छोटी संख्या भी बता सकता हूं आपको। आप कहोगे कौन सी? -10 ले लो,
बहुत छोटी है 0 से, तो फिर आपको इसको भी बोलो। तो देखो ध्यान दीजिए, ये संख्याएं सम संख्याओं का स्वभाव तो है इनका, स्वाभाविक रूप से तो सम संख्या ही है ये, लेकिन हम सम संख्या में नहीं लेते इनको। आप कहोगे जी सम संख्या में क्यों नहीं लेते आप लोग? सम संख्या में हम इस वजह से नहीं लेते क्योंकि ये जो संख्या है, सम संख्याएं हैं, ये प्राकृत संख्या का पार्ट है, और प्राकृत संख्या में संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। क्लियर है बात? इसलिए 0 या 0 से छोटी संख्या इसके अंदर हम शामिल नहीं करते। हो गई बात क्लियर? अच्छा, इस वजह से सबसे छोटी सम संख्या कौन सी बोली जाती है? 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। ठीक है, कई बातें और भी करेंगे इसके बारे में, लेकिन नॉर्मली मैंने चर्चा कर ली है, वही बात अब बार बार बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको सम संख्याओं का समुच्चय पूछ ले, सेट ऑफ इवन नंबर्स, अगर इनका समुच्चय पूछ लेता है तो इसको मझले कोष्ठक में बंद कर दीजिए। अगर समुच्चय अगर आपको पूछ लेता है तो क्या करना है? मझले कोष्ठक में बंद कर देना। मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये बात, ठीक है, ये आपको एक बार बता दी है, बस बोलने की जरूरत नहीं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्याओं का समुच्चय हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, ज्यादा मैं और लंबी चौड़ी चर्चा करके आपको बोर नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूं। ध्यान दीजिए, क्योंकि जिन बातों पर जोर दिया जाना वो देनी है, कुछ बातें करनी जरूर है, उस समय वापस आ जाएंगे यहाँ पर। चलो देखिए, समझिए बात को। अब है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ओड नंबर्स, वैसे बता दिया मैंने आपको, विषम प्राकृत संख्या है, ओड नेचुरल नंबर। बोलचाल में बोलते नहीं हम लोग, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि ये प्राकृत संख्या का पार्ट है। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर दिक्कत आएगी आपको, इसलिए ये बोल रहा हूं आपको, ये प्राकृत संख्या का पार्ट है। तो अब क्या बोलेंगे आप? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित न होने वाली संख्या, 2 से विभाजित न होने वाली संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, विभाजित नहीं होने का मतलब ये यहां पर ये है कि कंप्लीट विभाजित, पूरी तरह से विभाजित। कोई कहे साहब 5 में 2 का भाग जा रहा है, 2.5 बार जा रहा है, तो 2.5 बार जाना पूरा पूरा नहीं माना जाएगा। क्लियर है बात? पूरा तब माना जाएगा 3 बार जाए, 8 बार जाए, 20 बार जाए, 50 बार जाए। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो आ जाएगी विषम संख्या, और सबसे छोटी विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है बात? अच्छा, कुछ लोग बता तो सकते हो एक से छोटी विषम संख्याएं, जैसे मान लीजिए कोई कहते साहब -15 है, 1 से छोटी है, बिल्कुल है, तो विषम संख्या इसको क्यों नहीं बोल सकते? आप तो बोल रहे हो सबसे छोटी विषम संख्या यही है, बिल्कुल ठीक बात है, अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, सबसे छोटी विषम संख्या यही है, क्योंकि -15 है वो प्राकृत संख्या में नहीं आती, प्राकृत संख्या शुरू ही 1 से होती है। क्लियर है बात? अच्छा, चलो, तो विषम संख्याओं के बारे में कुछ छोटी मोटी हमने चर्चा करी है, ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये बहुत खास बात है, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ये भी प्राकृत संख्या का ही पार्ट है, ध्यान रखना। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या देखो, इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं,
जिस संख्या में केवल और केवल दो संख्याओं का भाग जाए यह भाज्य संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में जो संख्या एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, एक ही बात। देखिए ध्यान से देखिए, बात को सुनो। कौन कौन सी होती है, क्या क्या इनकी बातें हैं, कुछ चर्चाएं हम करेंगे। ध्यान से समझिए बात को, क्या क्या है बातें। देखो कहना चाह रहा है केवल दो संख्याओं का भाग जानना चाहिए, केवल और केवल दो संख्याओं का भाग जानना चाहिए। आप कहोगे ये केवल और केवल दो बार बोलने की जरूरत क्या थी? दो बार बोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ये कहना चाह रहा है दो ही संख्याओं का भाग जानना चाहिए, ना तो दो से ज्यादा चलेंगे भाई तीन का चला गया होगा, या दो से कम भी नहीं अलाउड है कि भाई एक का ही जा रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। केवल और केवल कितने संख्याओं का भाग जाना चाहिए? दो संख्याओं का भाग अगर जाएगा तो संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले लेते हैं हम एक। तो बताइए क्या एक अभाज्य संख्या है? तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक में केवल एक ही संख्या का भाग जाता है, एक का। क्लियर है बात? केवल एक का भाग जाता है, इसके अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए एक को आप अभाज्य संख्या नहीं मान सकते। ठीक है, चलो आगे देखिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद है दो। दो दो अभाज्य संख्या है क्योंकि केवल एक का भाग जाता है और दो का जाता है। एक और दो, इसके अलावा किस संख्या का भाग जाता है तो बता दीजिए आप। नहीं जा रहा है ना? अच्छा, तो दो का भाग जा रहा है, तो पहली अभाज्य संख्या हो गई दो। पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? दो। उसके अलावा तीन, एक का भाग जाता है और तीन का, इसके अलावा किसी का नहीं जाता, दो ही संख्याओं का भाग जाता है। कोई आप में से कह सकता है कि भाई साहब डेढ़ का भाग जाता है दो बार, पूरी पूरी संख्या की बात है। क्लियर है बात? देखिए आपको बता दो, नॉर्मली यहां पर जो बातें कर रही है संख्या का मतलब पूरी संख्या की बातें चल रही है। क्लियर है बात? और पूरी संख्या प्राकृत संख्या। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कई बातें और अभी मैं वापस से लेकर के आऊंगा, इन पर वापस से चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो तो आगे देखिए, ये दो जाएगा, ये तीन हो गया। उसके बाद तीन है, वो कैसी संख्या हो जाएगी? तीन है वो अभाज्य संख्या हो गई, एक का भाग जाता है, दो का भी जाता है, सॉरी एक का भी जाता है और तीन का भी जाता है। उसके अलावा चार, तो चार भी हो जाएगी क्या? चार में एक का भाग जाता है, दो का भाग जाता है, लेकिन चार का भाग भी जाता है। क्लियर? कितनी संख्या का भाग जाएगा? तीन संख्या होगा। जबकि क्या बताया? केवल और केवल दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं चलेगी। हो गई बात क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखिए पांच। ठीक है, उसके बाद छह ले सकते हैं क्या? छह में चार संख्याओं का भाग जाता है, एक का, दो का, तीन का और छह का। क्लियर? आगे जाकर ये भी पढ़ेंगे कौन सी संख्याओं में कितने संख्याओं का भाग जाएगा, कैसे पता लगेगा, ये चर्चा आगे चल करके करेंगे हम लोग। समझ गए बात को? तो एक का भाग जाएगा, दो का जाएगा, तीन का जाएगा और छह का जाएगा, चार संख्या को। तो चार की बात है, दो ही चाहिए, चार तो चलेगा ही। फिर सात, आठ की बात करें तो आठ भी नहीं चलेगा। नौ तो चली जाएगा या नहीं चलेगा? नौ है, उसमें एक का, तीन का और नौ का, तीन संख्याओं का भाग जाएगा, मतलब नहीं चलेगा, तो नौ भी नहीं चलेगा। फिर 11, 13, 17, 19, 21, सॉरी 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97।
ये सारी अभाज्य संख्या हो गई। सोते की बताइए, आगे खूब सारी हैं, थोक में जितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सोतक अगर आपको अभाज्य संख्याएं पूछी जाए कि सोतक की कितनी अभाज्य संख्याएं, सोतक अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो सोतक अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, सोतक अभाज्य संख्या काउंट कर लीजिए 25 है। सोतक अभाज्य संख्या जो है कितनी है, 25। एक 2 3 4, ध्यान रखना ये नहीं है, इसको मैं हटा ही देता हूं, यहाँ पर गिनने में दिक्कत आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, ये 25 है। हो जाएगी बात क्लियर। देखो आपको बता दूं, इनका कोई क्रम फिक्स नहीं होता, ठीक है, बिना किसी क्रम के आती हैं, उल्टे सीधे तरीके से आती है। क्लियर है बात, इसलिए कोई क्रम फिक्स नहीं होता, इसलिए आपको याद ही रखना पड़ेगा इसको। क्लियर है बात, याद ही रखना है, समझ गए बात को। तो कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 25 हो गई। अगर मान लीजिए और देखें तो इसको याद रखने की बात करें तो थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, 1 से लेकर 25 तक जो अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं हैं, वो कितनी होंगी, 9 होंगी। काउंट कर लीजिए आप एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 25 आगे तो आएगी नहीं, तो 9 हो गई। उसके अलावा अगर आपको ये कहा जाए कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी, तो 6 संख्या और बढ़ जाएंगी, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 15 संख्या होगी। 6 संख्या कौन कौन सी, काउंट कर लो एक बार, देख लो। सॉरी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या हो गई बात क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखिए और समझिए बात, अगर आपको ये बोला जाए 1 से लेकर 75 तक का अभाज्य संख्या कितनी, तो 6 संख्याएं और बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएगा, देखो 15 है, 6 और बढ़ जाएंगे, मतलब 21 आ जाएगी। और फिर 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं कितनी हो जाएगी, 21 और 4, ये कितना हो जाएगा बताओ, 25 हो जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी है किसी प्रकार की। अच्छा, इसे आगे भी कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटी यही पूछी जाती है। अब आप कहोगे जी क्या इसके अलावा एग्जाम में नहीं आएगी, भाई साहब मैं नहीं कह सकता इसके अलावा नहीं आएगी, आती है एग्जाम में, तो फिर आप यही क्यों बता रहे हो। भाई मैं तो पूरी बता दूंगा आपको जितनी है उतनी, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन करने में, याद रखने में दिक्कत आएगी। मोस्टली इतनी ही पूछी जाती है। हाँ, ऐसे हो जाता है जैसे 50 तक दे रखी है आपको, 50 तक की आपने याद कर रखी है, लेकिन आपको पूछ लेगा 45 तक की अभाज्य संख्या बताइए कितनी है, तो 45 तक की अभाज्य संख्या कितनी बताओगे आप, 50 तक आपको पता है 15 है, 50 तक कितनी है, 15 है, लेकिन आपको 46 से लेकर 50 तक की अगर एक्स्ट्रा संख्या आ रही है तो उनको हटा दो, तो कौन सी आ रही है, 47 आ रही है, घटा दीजिए उसमें, तो 15 नहीं बोल करके आप कितना बोल देंगे, 14 बोल देंगे। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया भाई 55 तक अभाज्य संख्या कितनी है, अब 55 तक अगर अभाज्य संख्या पूछ ले तो 50 तक तो आपको पता ही है 15 है, अब 50 और 55 के बीच में कोई संख्या आ रही है तो देख लो, तो 53 आ रही होगी, तो 53 आ रही है तो उसको मिला दीजिए, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। अगर आपको पूछ लिया 70 तक अभाज्य संख्या बताओ, तो 75 तक 21 होती है, पता है आपको, 75 तक कितनी होगी, 21 होगी। और आपको पूछ लिया 70 तक, तो 70 और 75 के बीच में अगर कोई संख्या तो उसको हटा दीजिए, तो 71 है और 73 है, दो संख्या तो 2 कम कर लेंगे, 21 में 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से देखना है। क्लियर है बात, आराम से प्यार से कैलकुलेशन करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, जनरली एक बात और पूछ ली जाती है, 25 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा,
25 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो 25 तक की अभाज्य संख्याओं का योग याद ही कर लीजिए 100 होगा। ठीक है, पूछा जाता है कई बार, तो याद कर लीजिए। ठीक है, आप कहोगे जी करके नहीं देख सकते, करके देख लो क्या दिक्कत आ रही है। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23। ठीक है, आप टोटल करके देखिए। 23 और 19 42 और 17 59 13 72 11 83 7 90 5 95 3 98 और 2 100 हो जाएगी। क्लियर है बात? तो इसलिए टोटल आ जाएगा कितना 100 हो जाएगी कैलकुलेशन। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए, इसके बारे में कई बातें और करनी है अपने को। अगर मान लो एक खास बात हो, ध्यान दीजिए इसकी। वैसे तो कई बातें हैं, ज्यादा परेशान किए बिना ही मैं आगे बढ़ जाता हूं इसके अंदर। कुछ बातें तो बता ही देता हूं क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए बताना जरूरी है। बाकी परेशान नहीं उन बातों को लेकर के। ठीक है, देखो सुनिए बात को, क्या बोला है। 5 या 5 से बड़ी, 5 या 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को छह का भाग देने पर सदैव 1 या 5 से बचता है। 1 या 5 शेष बचता है। ठीक है, या तो 1 शेष बचेगा या फिर कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा। ठीक है, अच्छा फिर अब 1 या 5 शेष बचता है, क्या करने पर, 6 का भाग देने पर। 6 का भाग देने पर या तो 1 शेष बचेगा या फिर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या कहना चाह रहे हैं, अब ये कहना चाह रहा है तो अतः इन संख्याओं को सिक्स के ±1 के रूप में लिखा जाता है। इन संख्याओं को 6 के ±1 के रूप में लिखा जाता है। इसमें एक नोट डाल देता हूं, बाद में समझाता हूं क्या बात है, क्या है। बहुत खास है ये नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है, 2000 से महंगा है। देखो नोट, इसका विलोम सत्य नहीं है। नोट, इसका विलोम सत्य नहीं है। देखिए काम हो गया आपका, नोट इसका विलोम सत्य नहीं है। अब ये सत्य नहीं है, क्या लफड़ा है ये, कुछ लोग ये कहेंगे। तो पहली बात तो मैं ये करना चाह रहा हूं, 5 या 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या लो आप। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 31, आप इसमें 6 का भाग दीजिए, 6 पंजे 30, क्या शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। ठीक, अच्छा और कोई ले लो, जैसे 47 है, 6 का भाग दें, 6 7 42, क्या शेष बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो बस यही कंडीशन है, या तो 1 शेष बचेगा या 5 बचेगा। ठीक है, वैसे क्यों बच रहा है ऐसा ये भी बता दूं मैं आपको। भाई अब एक बात बताओ, 6 का भाग देंगे तो पहली बात तो एक क्या क्या शेष बच सकता है, 0 1 2 3 4 5, ये तो शेष बच सकता है। तो आप देखो अभाज्य संख्या, इसलिए 0 तो वैसे नहीं बच सकता, सही बात है। अच्छा, और 2 और 4 इसलिए नहीं बच सकता,
क्योंकि अगर 2 शेष बचेगा इसका सम संख्या 6 का भाग देते समय अगर 2 शेष बच रहा है इसका संख्या समय सम संख्या तो अभाज्य कैसे हो सकती है, क्योंकि सम संख्या केवल अभाज्य संख्या 2 ही है, अकेली सम संख्या अभाज्य सम संख्या केवल 2 ही है संसार में, इसके अलावा नहीं है। चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ये शेष बच सकता, ना ये बच सकता, ना ये बच सकता। ठीक है, अच्छा। और 6 का भाग देते समय अगर 3 शेष बच गया तो 6 में खुद में 3 का भाग जाता है और 3 और शेष बचेगा, तो इसका मतलब ऐसी संख्या जरूर होगी जिसमें 3 का भाग जाएगा, और अगर उस संख्या में 3 का भाग जा रहा है इसका वो अभाज्य नहीं हो सकती। क्लियर है बात, इसलिए ये भी नहीं बच सकता। इसका शेष के केवल 2 ही ऑप्शन आपके पास, या तो एक शेष बचेगा या फिर क्या बचेगा 5 शेष। आराम से सुन लेना तसल्ली से, भाई 6 का भाग दे रहे हो 0 तो इसलिए शेष नहीं बच सकता, 0 शेष कब बचता जब भाग पूरा पूरा जाए। अब भाग ही अगर पूरा पूरा चला गया तो अभाज्य आएगा। फिर 2 और 4 इसलिए नहीं बच सकता क्योंकि 6 का भाग देते समय अगर 2 या 4 शेष बच रहा है इसका मतलब संख्या डेफिनेटली कौन सी है, सम संख्या है। आप कहोगे सम संख्या का कैसे पता लगा, भाई बात ये है ये कितनी भी बार गया, यहाँ शेष बच गया 2 मान लो, अब इसको किसी भी संख्या से गुणा करो आप, ये सम संख्या आएगी, इसको इससे गुणा करके इसको जोड़ते तभी तो ये संख्या आती है, तो इसको इससे गुणा करो, कुछ भी है उसमें अगर आप 2 जोड़ते हो तो आपको पता है सम संख्या आएगी, तो यहाँ पर सम संख्या रहेगी। सम संख्या है इसका मतलब 2 से बड़ी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती, 2 से बड़ी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और 6 का अगर आप भाग दे रहे हो और अगर 3 शेष बच गया तो आप देखो कितनी भी हो, जैसे मान लो 5 है तो 5 से 30, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, और 3 और 2 2 33, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग जाने वाली संख्या अगर आ गई तो फिर वो संख्या अभाज्य कैसे हो सकती है। क्लियर है बात, इसलिए केवल एक ही संभावना है, या तो एक शेष बचेगा या 5 बचेगा, इसके अलावा शेष नहीं बच सकता। क्लियर है बात, अच्छा। तो आप कहोगे तो इसमें कोई नई बात थोड़ी है, नई बात नहीं है, कोई खास बात भी नहीं है, केवल एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं बात बता रहा हूं। अब बात यह है, ये कहना चाह रहा है इसको 6k + -1 के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है, 6k + -1 के रूप में। तो आप कहोगे जी ये क्यों लिख रहे हैं, ये क्या नाटकबाजी है 6 + k + -1 के रूप में। तो वो इसलिए लिख रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई भी संख्या है उसमें 6 का भाग दिया, उसमें एक शेष बच गया, या फिर किसी संख्या में आपने 6 का भाग दिया और 5 शेष बच गया, तो ये एक शेष बचने का मतलब ये है कि एक ज्यादा है। अगर एक कम होता तो भाग पूरा पूरा चला जाता, एक कम होता तो भाग पूरा पूरा चला जाता। किसका भाग पूरा पूरा जाता, 6 का भाग जाता, तो 6 का भाग जाने वाली संख्या को 6k लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, 6 का भाग जाने वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं, 6k। लेकिन एक कम होता तो चला जाता, ये एक ज्यादा है, 6 का भाग चला जाता लेकिन एक ज्यादा है, समझ गए बात को। तो एक एक्स्ट्रा है, तो 6 का भाग जाने से एक ज्यादा है, समझ गए बात को। अच्छा, इसमें क्या है, 5 शेष बच गया, 5 शेष बच गया, अगर एक और होता तो 6 हो जाता, तो 6 शेष थोड़ी बचता, फिर तो भाग पूरा पूरा चला जाता। तो 6 का भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच गया, और 5 शेष बच गया तो क्या हुआ इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या हुआ कि एक कम रह गया। ठीक है, अगर एक और होता, अगर एक और हो जाता तो भाग कंप्लीट चला जाता, इसका मतलब एक की कमी रह गई। तो 6 का भाग जाने में 6 का भाग चला जाता लेकिन उसमें कितना कम रह गया, एक कम रह गया, इसलिए -1 लगा दिया। यहाँ एक ज्यादा रह गया था इसलिए +1 लगा दिया। इसलिए इसको किस रूप में लिखा जाता है, 6k + -1 के रूप में लिखा जाता है। समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने क्या है इसमें आपको क्या बोला, इसका विलोम सत्य नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, सबसे खतरनाक इस बात में यही है। ठीक है, इसलिए कोई भी टीचर इसको पढ़ाना नहीं चाहते। तो देखिए आपको ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि कुछ लोग इसको उल्टा समझ जाते हैं। क्योंकि अभाज्य संख्या पता लगाने में भी थोड़ा सा जोर आता है, कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी अभाज्य नहीं है, इसको पता लगाने में थोड़ी सी समस्या आती है लोगों को। तो समस्या आती है, तो समस्या का समाधान क्या किया जा सकता है, इसके बारे में अपने को बात करनी होती है। क्लियर है बात। तो आप कहोगे क्या बात करनी होती है, अभी आगे चल करके बात करेंगे कि अभाज्य संख्याओं का पता कैसे लगे। ठीक है, वर्गमूल के पास की संख्या देकर के छोटे वाली सभी संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का भाग देकर के जिसका भाग जाए तब तो अभाज्य नहीं रहेंगी,
और अगर भाग चला गया तब तो अभाज्य नहीं है, और भाग नहीं गया तो अभाज्य है। खैर बात करेंगे आगे चल करके, लेकिन ये लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है थोड़ी सी, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं यार ये बढ़िया काम है, 6 का भाग दे देंगे और 1 शेष बच गया या 5 शेष बच गया तो गारंटी है वो अभाज्य। ना ना, इस चक्कर में मत रह जाना, ठीक है। क्लियर है बात, ये उल्टी साइड से काम नहीं करती भाई। जो लोग आप समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कोई भी संख्या अभाज्य है और अगर आपने उसमें 6 का भाग दे दिया है तो 1 शेष बचेगा और 5 बचेगा, ये गारंटी है, या तो 1 ही बचेगा या 5 बचेगा, ये तो पक्की है, इसमें कोई इब्बत नहीं। समझ गए बात को। लेकिन अभाज्य के साथ तो ऐसा है, ये तो सही बात है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी संख्या में आपने 6 का भाग दे दिया और 6 का भाग दे दिया और 5 शेष बच गया, तो आपके दिमाग में तो हो जाएगी भाई गारंटी है ये अभाज्य ही है। क्लियर है बात, कोई गारंटी नहीं है भाई साहब अभाज्य हो। समझ गए बात को, कोई गारंटी नहीं है अभाज्य, वो भाज्य भी हो सकती है, बस मैं यही कहना चाह रहा हूं। जैसे 35 है, आप 35 में दीजिए 6 का भाग, 6 का भाग देंगे 6 पंजे 30, क्या शेष बचा भाई साहब? 5 शेष बच गए, 5 शेष बच गए ना, तो 5 को देखते आपका मन ललचा जाएगा, यार ये तो अभाज्य संख्या है। लेकिन इधर देखो, क्या ये 35 अभाज्य संख्या है? नहीं है। जैसे मैं बताऊं 49, क्या 49 अभाज्य संख्या नहीं है ना? देखते ही पता लग रहा है नहीं है 49। लेकिन अगर आप 6 का भाग देख करके देखोगे तो आ जाएगा 6 8 48, क्या शेष बच गया? 1 शेष। आप कहोगे जो 1 शेष बच रहा है तो ये तो अभाज्य है। नहीं नहीं नहीं, तो चक्कर में मत आ जाना, ध्यान रखना 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या, 5 या 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या अगर आप 6 का भाग दोगे तो डेफिनेटली या तो 1 शेष बचेगा या फिर 5 शेष बचेगा। डेफिनेटली या तो 1 शेष बचेगा या फिर क्या शेष बचेगा? 5 शेष बचेगा। क्लियर है बात, इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ये तो ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने रेंडमली कोई संख्या उठा ली, बिना देखे कोई संख्या उठा ली, उसमें 6 का भाग दे दिया और 6 का भाग देते आपको दिखा कि यार इसमें तो 5 शेष बच गया है, 1 बच गया, तो आपका मन करेगा इसको अभाज्य बोल दे। मत बोल देना, जमानत ही नहीं होगी, देख लेना। क्लियर है बात, तो उल्टी साइड से सही हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है बात, कि अभाज्य है और 6 का भाग दे दिया तो सही है, 1 और 5 शेष बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई संख्या आपने ऐसे उठा ली और उसमें अगर 1 या 5 शेष बचता तो कोई गारंटी नहीं हो अभाज्य, वो भाज्य भी हो सकती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी। ठीक है, ऐसे एक दो एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है, थोक में एग्जांपल है। समझ गए बात को? हाँ अच्छा, जैसे 65 देखो, अगर आपके पास संख्या है 65, 65 में 6 का भाग दिया, 6 दे 60, क्या शेष बच गया? 5 शेष बच गया। अब आपका मन करेगा 65 को अभाज्य संख्या बोलने का, लेकिन 65 अभाज्य संख्या नहीं। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो सबसे पहले तो मेरे को एक बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। है क्या? 2 से शुरू, 1 नहीं है ना? 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 में केवल 1 का भाग जाता है, जबकि अभाज्य के लिए कितनी संख्याओं को भाग जाना जरूरी है? 2 संख्याओं को भाग जाना। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? फिर अगर आपको ये बोला जाए सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कितनी हो गई? 2, क्योंकि सम भी है और छोटी भी है। अगर आपको ये बोल दिया सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। हो जाएगी बात क्लियर? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 3। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? ठीक है, देख लीजिए एक बार तसल्ली से।
सबसे छोटी 2 है, ये सम भी है और छोटी भी है, लेकिन 3 है वो विषम संख्या है। तो पहली विषम संख्या, पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। पहली विषम अभाज्य संख्या कितनी है? 3। अब ध्यान रखना शब्दों में कई बार हेरफेर हो जाता है। क्या हेरफेर हो जाता है? हेरफेर ये हो जाएगा, जैसे अगर आपको ये पूछ लिया पहली विषम अभाज्य संख्या, तब तो क्या बोलेंगे? पहली विषम अभाज्य संख्या कितनी है? 3। क्लियर है बात? अच्छा, अगर मान लो आपको ये बोल दिया पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या कितनी होगी? 1। अब की बार अभाज्य नहीं बोला है, ध्यान रखना, समझ गए? थोड़ा सा प्यार से देखना, विषम संख्या के लिए ओड नंबर। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, तो देखिए अभाज्य संख्याओं में के बारे में कई बातें बता दी आपको, कुछ बातें और बता रहा हूं। अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है? वैसे बता दूं मैं आपको, इसका कोई मेथड नहीं है, ठीक है? अलग 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 प्रकार की बातें करते रहते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको रियल में इसका कोई मेथड है नहीं। तो फिर क्या है? केवल भाग दे करके देखना ही इलाज है। हाँ, किन किन संख्याओं का कैसे पता लगेगी, कैसे भाग जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है, इसके बारे में तो फिर भी हम बात करेंगे। फिर भी मैं बता दूं आपको, क्यों कुछ लोग पूछते रहते हैं 40 से बड़ी अगर कोई अभाज्य संख्या है, 40 से बड़ी अगर कोई अभाज्य संख्याएं हैं, उनको n स्क्वायर प्लस n प्लस 41, इससे हम फाइंड आउट करते हैं। इससे भी कर सकते हो n स्क्वायर माइनस n प्लस 41, लेकिन इसमें पहली बात तो सारी अभाज्य संख्या नहीं आएंगी, कुछ बीच की छूट जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इसमें जो अभाज्य संख्या आएंगी, n की वैल्यू जब तक आप 39 रखते हो तब तक तो काम ठीक है, 39 के बाद आगे जाते ही अभाज्य संख्या मिलना बंद हो जाती है। मिलती है तो भी कभी कभार मिलती है। हाँ, 39 तक की जो संख्या n की वैल्यू 1 से लेकर 0 से लेकर 39 तक आप रखोगे, तब तक आपको अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। जैसे n की वैल्यू 1 रखता हूं मैं, चाहे इसमें रख लेना चाहे इसमें रख लेना। जैसे n की जगह पर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 41, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 2 और 41 कितना हुआ? 43। तो 43 कैसी संख्या भाई साहब? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगर n की वैल्यू 2 रखी जाए, तो n की वैल्यू 2 रखे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 41, 4 और 2 6, 6 और 41 कितना हो जाएगा? 47। 6 और 41 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो 47 अभाज्य संख्या है। n की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 41, तो 41 और 9 50, 50 और 3 53 हो जाएगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू 4 रखो तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 41, 16 और 4 20, 20 और 41 कितना हुआ? 61 हो गया। अब 61 हो गया, लेकिन आपको पता है एक 59 संख्या और है, 59 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके अंदर नहीं आई। क्लियर है बात? छूट गई वो संख्या। ऐसे करते करते जाओगे, n की वैल्यू जब तक आप 39 रखते हो तब तक आपका ये चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे कोई परमानेंट फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई आपको ये पूछे, ये बात केवल मैंने इसलिए बता दी है कि कई बार ये पूछ रहे कि क्या n स्क्वायर प्लस n प्लस 41, या इसमें भी आप रख करके देख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें रख करके देखा, आप इसमें भी रख करके देख सकते हैं। n की वैल्यू 0 से लेकर 39 तक रखोगे तब तक सारी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे अभाज्य संख्या मिले ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये 40 से बड़ी की बात है। इससे पहले के लिए भी कई प्रकार के फॉर्मूले, लेकिन उसमें कुछ जगह आ जाएगा कुछ जगह नहीं आएगा, तो बिना मतलब परेशान मत हो आप, केवल जो आ जाए उतना ही काम करिए आप। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है, इसमें भी कुछ बातें और पूछ जाती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि अभाज्य संख्याएं शोधक कितनी होती है? शोधक अभाज्य संख्या होती है 25। ठीक है, अच्छा, तो 25 अभाज्य संख्या होती है। अब
1000 तक भी देख सकते हो, 1000 तक अभाज्य संख्या होती है 168, ठीक है, लेकिन वहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां तक नहीं जाए। 200 तक पूछे तो 46 होती है, लेकिन नहीं, बस 25 तक ही आप ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको किसी को लिस्ट देखनी है तो मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। ये मैंने 1000 तक की अभाज्य संख्या लिख रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं इसको। इनको अगर आपको देखना है किसी को तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये आप पॉज करके आप इसको देख लीजिए, लेकिन ज्यादा इसका मतलब नहीं है कुछ भी, ठीक है। मैं लाइनें लिखवाता रहूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें कुछ एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, यहां तक कि बहुत इजी एग्जाम में पूछी गई, उनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, तो इसमें और क्या क्या बातें हैं जो हमें करनी चाहिए यहां पर। देखो, एक तो है ट्विन प्राइम, अभाज्य संख्या युग्म, अभाज्य संख्या युग्म। यानी ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, तो अभाज्य संख्याओं के जोड़े ये पूछा जाता है, 100 तक कितने होते हैं अभाज्य संख्याओं के जोड़े, और अभाज्य संख्याओं के जोड़े किसको बोलते हो आप लोग। तो देखिए, अगर दो अभाज्य संख्याओं के बीच अगर दो का अंतर हो, केवल कितने का अंतर हो, 2 का, तो अभाज्य संख्याओं के जोड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, दो अभाज्य संख्याओं में यदि 2 का अंतर हो तो ट्विन प्राइम कहलाती है। देखो एक बार मैं सारी अभाज्य संख्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। 100 तक की 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 97। ये पहले भी हमने ले ली है, इनको आप काउंट करके देख सकते हो, 25 है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ये देखना चाहते हैं कि अभाज्य संख्या युग्म कौन सी है, ट्विन प्राइम कौन सी है। तो देखो, जैसे 3 और 5, 3 और 5 है, ट्विन प्राइम है। 5 और 7 ये भी ट्विन प्राइम है, ठीक है। फिर 7 और 11 ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, बट 11 और 13 वो ट्विन प्राइम है, अभाज्य संख्या युग्म है। 17 और 19 ये ट्विन प्राइम है, ठीक है। इसी प्रकार 23, 29 नहीं है, 19, 23 भी नहीं है, लेकिन 29, 31 है, यह आ जाएगा 29 और 31, ठीक। उसके बाद 47, 41 नहीं है, लेकिन 41, 43 है, 41, 43। उसके बाद 47, 53 नहीं है, 59, 61 हो जाएगी, ये आ जाएगा 59, 61। फिर और क्या आ जाएगा, 71, 73 आ जाएगा, 71, 73। ये 8 अभाज्य संख्या युग्म है, ट्विन प्राइम है। तो अगर आपको ये पूछा जाए 100 तक ट्विन प्राइम कितने हैं, अभाज्य संख्या युग्म कितने हैं, तो कितने हैं, 8 है 100 तक। क्लियर है बात, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी संख्या। चलो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। फिर कई बातें और पूछ लेता है, एक बोल देता है प्राइम ट्रिपलेट, अभाज्य त्रिक। ये अभाज्य त्रिक क्या होता है, देखिए ये बात मैंने बताई है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे आप में से कि साहब ये इन बातों का मतलब नहीं है, ज्यादातर जगह नहीं पूछी जाती। ये बता दूं मैं आपको, ये प्राइम ट्विन वाली बात है, जनरली हम पहले नहीं पढ़ाया करते थे, लेकिन पिछले साल हमारे यहाँ राजस्थान में जो रीट की एग्जाम लगती है और केवल उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती, एकदम इजी लेवल की मानी जाती है, उसमें भी अभाज्य
जो ट्विन प्राइम के बारे में आ गया था, इसलिए जिसने ट्विन प्राइम पूछ लिया वो प्राइम ट्रिपलेट भी पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा आगे अपने को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होंगी? 3 लगातार अभाज्य संख्याएं, 3 लगातार अभाज्य संख्याएं जो पहली और तीसरी संख्याओं में 6 का अंतर हो, पहली और तीसरी संख्या में 6 का अंतर हो, वो प्राइम ट्रिपलेट कहलाएंगे। जैसे देखिए, जैसे आप वही 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। देखो ध्यान दीजिए, जैसे अगर ये बात करो तो ये क्या पाइथागोरियन, ये सॉरी पाइथागोरियन नहीं है, प्राइम ट्रिपलेट है क्या? तो इसमें तो केवल 3 का अंतर है, तो ये तो नहीं है। क्या ये है? ये भी नहीं है। 7, 11, 13, सॉरी 5, 7, 11, पहली जो प्राइम ट्रिपलेट है कितनी है? 5, 7 और 11, दोनों में बताइए कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। क्लियर है बात? तो पहली प्राइम ट्रिपलेट जो है वो कितनी हो जाएगी? 5, 7, 11। ठीक है, बस यही बात है और कोई बात नहीं। तो आप खोज सकते हो शोधक प्राइम ट्रिपलेट होती है 6, शोधक प्राइम ट्रिपलेट कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। ठीक है, कैसे क्या करना है वो दिमाग आप भी लगाइए, ढूंढ लिए, बता दीजिए। इसमें मैंने सारे गिन गिन करके दिखा दिए आपको, इसमें जो प्राइम ट्रिपलेट है वो आप ढूंढ करके चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, शोधक प्राइम ट्रिपलेट जो है वो कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, और भी अभाज्य संख्याओं के बारे में कई बातें और पढ़ेंगे हम आगे जाकर के, लेकिन फिलहाल केवल जो नॉर्मल परिचय अपने को करना था उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, समझिए बात को। अगर आपको यह बोला जाए कि सह अभाज्य संख्या, अब बात करें हम सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये कौन सी होती है? देखो, दो ऐसी संख्याएं जो आपस में नहीं करती है, आपस में नहीं करती है। जैसे 15 और 20 है। अब 15 और 20 किससे करती है? 5 से करती है, 5 से करती है, इसका सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए आप बात करो 10 और 21, अब 10 और 21 किसी संख्या से करती है क्या? कोई कहे साहब ये 2 से करता है, 2 से भाई साहब ये करता है बट ये नहीं करता, दोनों एक साथ कटनी चाहिए एक ही संख्या से। ठीक है, कैसे कभी आपका मन हो जाए साहब इसको तो 2 से काट देते हैं, इसको 3 से काट देते हैं, नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए, ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक संख्या से नहीं कटे। क्लियर है बात? हाँ, एक साथ कटनी चाहिए। अगर एक साथ नहीं कटती है तो संख्या हो जाएंगी सहभाज्य संख्या। क्लियर है बात? और इनका एचसीएफ हमेशा एक होता है, इनका एचसीएफ हमेशा क्या हो जाएगा? एक। देखिए 15 और 16 चेक करो, देखिए 15 और 16 सहभाज्य संख्या है क्या? कटती नहीं आपस में। ठीक है, ये 3 से करती है लेकिन ये 3 से नहीं करती है, 5 से करती है लेकिन ये 5 से नहीं करती। ठीक है, दोनों एक साथ कटनी चाहिए। अगर आपका मन हो कि भाई साहब 20 और 24, तो क्या 20 और 24 सहभाज्य संख्या है? आप कहोगे जी कैसे है, तो 4 से कट रही है, तो नहीं आएगी। आपका मन हो कि भाई 5 और 7 सहभाज्य हैं क्या? तो 5 और 7 डेफिनेटली सहभाज्य संख्या है, दोनों आपस में नहीं कटती। ठीक है, अगर आप बात करें 7 और 9, तो 7 और 9 भी सहभाज्य संख्या है, नहीं करती आपस में। क्लियर है बात? इसी प्रकार 8 और 9 ये भी सहभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब यह है, जो दो ऐसी संख्याएं जो आपस में नहीं करती, जो दो संख्याएं ऐसी जो आपस में नहीं करती, वो कैसी संख्या हो जाएंगी? सहभाज्य संख्या हो जाएगी। 1 और 11 ये भी सहभाज्य है। केवल 1 से करता तो 1 से तो सभी करते हैं, 1 से तो कौन सा नहीं करता,
लेकिन वो ऐसे कैसे रह जाए। क्लियर है, ये भी सहभाज्य है, ध्यान रखना। इसमें लेकर के, इसको लेकर के कई बार आंसर में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें 10 और 27 सहभाज्य संख्या है, करती नहीं आपस में। ठीक है, क्लियर है बात। तो दो संख्याएं जो आपस में किसी संख्या से एक साथ नहीं करती। ठीक है, अच्छा, और आगे देखिए और समझिए बात को। आपस में है भैया, ठीक है, हाँ समझ जाना आप, इतने तो समझदार है, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलो ये बात क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये 1000 तक आपको अभाज्य संख्या बता दी है। अभी अभाज्य संख्याओं के बारे में कई बातें और भी करेंगे हम, छोटी मोटी, जो लगता है कि आगे जाकर के आएंगी। कुछ अलग अलग प्रकार की संख्याएं पूछी जाती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल मैं आ रहा हूं अब भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। देखिए अभाज्य संख्या क्या थी और भाज्य संख्या क्या है। अब भाज्य संख्या तो ऐसी जिसके में केवल दो संख्याओं का भाग जाए, जिसमें केवल और केवल दो संख्याओं का भाग जाए, ना तो दो से कम संख्याओं का भाग जाए और ना ही दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जाए। ठीक है, या फिर जिस संख्या को तोड़ नहीं सकते, ये बात करी थी हमने। और अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में, जिन संख्याओं को तोड़ा जा सकता है, जिन संख्याओं को तोड़ा जा सकता है, या ये कहें कि जिस संख्या में 3 या 3 से अधिक संख्याओं का भाग जाए, जिस संख्या में 3 या 3 से अधिक संख्याओं का भाग जाए, तीन या 3 से अधिक संख्याओं का भाग जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती। या ये बोल सकते हो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी जाए, या क्या बोल सकते हो, एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग भी जाए, अन्य संख्याओं का भाग भी जाए। अब बचे वाले में ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, मैंने देख लेता हूं, शायद बताई हो नहीं बताई हो। दरअसल आप लोग सामने रहते हो तो मेरे को पता लग जाता है। ठीक है, अब कैमरे के सामने हो सकता है कोई बात छूट गई हो, देख लेता हूं मैं एक बार। हम बता दिए, ठीक है, बता दीजिए जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। देखो इसमें तो विभाजित ना हो और उसमें क्या था, विभाजित हो जाए। ठीक है, हाँ, तो बात यह है 3 या 3 से अधिक संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 3 या 3 से, दो का नहीं जाएगा, दो का ही नहीं, 3 या 3 से अधिक संख्या। अच्छा, जो मैं डिफरेंशिएशन बताता हूं ध्यान रखना, उसमें मैथमेटिकली ज्यादा यूज नहीं करता कि हर स्टूडेंट्स के समझ में आ जाए। बाकी इसको ऐसे भी कई जगह आप ये पढ़ोगे कि जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या कम से कम 3 हो। गुणनखंड को लेकर के कई लोग ये सोच रहे हैं गुणनखंड क्या है। वैसे गुणनखंड का मतलब ये है कि जिन संख्याओं का भाग जाता है उन्हीं को गुणनखंड बोलते हैं। जिन संख्याओं का भाग जाता है उसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा, तो 3 या 3 से अधिक संख्याओं का भाज्य है जिस संख्या की गुणनखंडों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। ठीक है। अच्छा, जैसे एक ले लिया, क्या एक भाज्य है? एक में तो केवल एक ही संख्या का भाग जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक ना तो भाज्य की कैटेगरी में आया और नहीं अभाज्य कैटेगरी में, दोनों ने बाहर निकाल दिया इसको। दो की बात करें तो दो अभाज्य है क्योंकि केवल दो संख्याओं का भाग जाता है। 3 भी अभाज्य है क्योंकि इसमें भी केवल दो संख्याओं का भाग जाता है, 1 का और 3 का। और 4 में 3 संख्याओं का भाग जाता है, 1 का, 2 का और 4 का। या वैसे सब मतलब भाज्य शब्द का मतलब होता है जिसको टुकड़े किए जा सके। ठीक है, तो 2 गुणा 2 टुकड़े कर लिए इसके। अच्छा, ध्यान रखना, जिसको टूट गया ये 3 गुणा 1 करने से टूटा नहीं है, लेकिन ये 4 गुणा 1 तो कर ही रहे थे, इसको 2 गुणा 2 भी हो गया। ठीक है, तो टूट गया। अच्छा, तोड़ना भी गुणा के रूप में, कभी प्लस के रूप में तोड़ दोगे साहब, 3 + 1 हो गया, 2.5 + 1.5 हो गया, ऐसे नहीं। ठीक है, गुणा के रूप में तोड़ना। तो पहली भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4। पहली भाज्य संख्या है वो हो गई है 4। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें 5 की तो 5 अभाज्य हो जाएगा, इसलिए ये काउंट नहीं होगा। बात करें 6 की तो 6 में तो 4 संख्याओं का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है। कितनी संख्याओं का भाग जाएगा? 4 संख्याओं का भाग जाएगा। और 4 संख्याओं का भाग जाएगा, इसका मतलब यह है ये संख्या कैसी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार बात करते हैं 7 के लिए। 7 में केवल 1 का और 7 का भाग जाता है, इसलिए भाज्य नहीं है। 8 भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 10 है। अब तो थोक में आ जाएंगे, खूब सारे आएंगे, 12 है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको ये पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। अच्छा, कुछ जगह पर इस भाज्य संख्या का नाम संयुक्त संख्या भी पढ़ोगे आप, संयुक्त संख्या। तो ऐसे भी पूछ लेता है सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसे पूछ ले सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी आ गई है? 9। और सबसे छोटी विषम अभाज्य याद करिए, सबसे छोटी विषम भाज्य तो 9 गई, अभाज्य कितनी हो जाएगी? 3। बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले। जो प्रश्न मैं आपको पूछूं तो वो आंसर अपने जहां पर बैठे हो वहां पर आंसर दीजिए, अपने आप को पूछिए। नहीं आया तो याद करो, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचो आप एक बार। अच्छा, कल वाले वीडियो में कुछ लोगों को ये परेशानी थी, दरअसल हमने ये डलवा दिया था कि केवल 5 व्यूज ही काउंट होंगे, 5 बार ही देख सकता है कि वीडियो को। तो दरअसल हमें उनका पता नहीं था। दरअसल 5 व्यूज इसलिए दिए थे कि भाई स्टूडेंट्स थोड़ा सा एकदम कंफर्ट जोन में नहीं रहे, वो सीरियसली उनको देखें। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो एफ वाले हैं उन्होंने ये लगा रखा था जिसने 15 सेकंड देख लिया उसका भी व्यूज काउंट हो जाए। इस वजह से कई लोगों को बड़ी समस्या हो गई। ठीक है। हाँ, तो अब 18 घंटे का डलवा दिया है एक वीडियो का व्यू, यानी 18 घंटे तक देख सकते हो आप उसको। समय डलवा दिया, कुछ ना कुछ डालना था उसके अंदर, इसलिए 18 घंटे डलवा दिया है, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है उनको हो सकता है एक आध दिन में चालू हो उसकी प्रोसेस, लेकिन चालू हो जाएगी उसके। ठीक है। हाँ, बाकी आगे जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए 18 घंटे करवाती है। और शुरू वाले दिन कुछ लोगों को कई प्रकार की समस्याएं आई हैं, तो उन्होंने बताया है, तो उनका समाधान धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में पता है समस्या आती है। और कोई समस्याएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो आपकी समस्या है उन पर विचार करेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, तो ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि कल पहली ही क्लास थी इसलिए थोड़ी सी समस्या आई होगी। बाद में अब धीरे धीरे जो भी चीजें पता लगेंगी उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो उसको 18 घंटे का डलवा दिया, लेकिन ध्यान रखना कंफर्ट जोन में मत रहना कि 18 घंटे आराम से यार सो रहे हैं तो भी चालू कर दिया, ऐसे नहीं। उसको यूज करिए, मिस यूज मत करिए। मिस यूज करोगे तो फिर आपको पता है जो चीजें इजी अवेलेबल होती है वो बहुत नुकसान करती है। ठीक है, समझते हो ना इजी अवेलेबिलिटी कितना नुकसान करती है। इजी चीजें जो मिलती है उनका हम फायदा कभी नहीं उठाते। ठीक है, जो उनको एकदम उसका कोई यूज ही नहीं करता।
और बाद में जब पैसा देकर खरीदते हैं उसकी इज्जत करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करें, ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को वापस से चेंज करना पड़ेगा, वो मैं 5 व्यूज ही कर दूंगा अभी, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि सिंसियरली अगर आप देखें तो अच्छा लगेगा। और मैंने कायम अपनी बात और अभी भी कायम हूं, जो बच्चे अगर रेगुलर क्लास लेंगे, रेगुलरली क्लास लेंगे, टाइम टू टाइम टेस्ट देंगे, टाइम टाइम जो चीजें बताई उनको अगर काम करते रहेंगे, जो मैं कहूँ वो, ठीक है, तो उनके लिए प्राइस के बारे में भी मैं सोच नहीं पाया हूँ अभी। तो आपके इस ऐप वेब के चक्कर में रोज कई प्रकार की शिकायतें आती रहती है, इसलिए उनमें लगे हुए हैं, ठीक है। उसकी घोषणा मैं जल्दी कर दूंगा, लेकिन आप रेगुलर बने रहे, ठीक है। सबका पता रहता है कौन कितने बजे से कितने बजे तक देख रहा है, आप रात को देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, सारी चीजों का हमें पता रहता है यहाँ पर, ठीक है। किस स्टूडेंट ने कितनी बार देखा, कितनी देर तक देखा, और तो सारी चीजें रहती है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो इसलिए पता रहेगा आपका। तो देखें क्या एक्टिविटी करते हो, और सीधी सी बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहोगे कि साहब इनको तो ये कोर्स बेचने हैं, तो कई प्रकार की बातें करते रहते हैं। चलो कोर्स बेचने आप लोगों ने तो खरीद ही लिया, ठीक है, आपको ही बोल रहा हूँ, तो आपसे तो पैसा ले ही लिया ना हमने। अब अगर नहीं देखो नुकसान किसका होगा, और मैं इस वजह से मोटिवेट क्यों कर रहा हूँ, आप देखें इसको पूरा। तो इसलिए बात को समझने की कोशिश करिए। खैर मेरा भी स्वार्थ, कई स्वार्थ छुपे हुए हैं, लेकिन आपके भी कहीं ना कहीं फायदा ही है, नुकसान नहीं, ठीक है। हाँ, और चलो, तो हम भाज्य संख्या के बारे में बातें कर रहे थे, तो ये बात बता दी मैंने आपको। भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई, 4, ठीक है। फिर अपने आप को पूछ लो, अपने आप को पूछिए सबसे छोटी भाज्य कौन सी थी, 2। फिर अगर आपको जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी है, 9, ठीक है। फिर आपको अगर ये पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी है, 3, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न करता हूं, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कितनी हो गई, 2। और सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या, सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या भी 2 है, और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 है। क्लियर है बात, अच्छा। यानी संसार में केवल एक ही अभाज्य संख्या है, ऐसी है जो सम है। संसार में केवल एक ही समअभाज्य संख्या है। आप में से अगर किसी बच्चे को पूछा जाए, आपके पापा को पूछा जाए आपका बड़ा वाला बेटा है छोटा वाला बेटा है, तो कहता बड़ा वाला भी यही है और छोटे वाला भी यही। इसका मतलब समझ गया ना क्या होता है, भाई एक ही है वो, ठीक है। तो बस मैं कहने का मतलब यही है कि सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या भी 2 है, और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 है। यानी संसार में केवल एक ही समअभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई समअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। अच्छा, चलो अब बात करते हैं सबसे छोटी समभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो 4 ही आ जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या में भी 4 है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी कितनी हो गई, 4। चलो और बताओ मेरे को 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 10, ठीक है। अच्छा, अगर ये बोला जाए 2 अंकों की सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो देखो 15 होगी, 13 तो वो हो जाएगी 14 और 15, तो 15 है 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। ये सवाल जो मैं बोल रहा हूं इनको रट करके नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ध्यान रखना, इनको समझ करके ही आप कर पाओगे, रट करके नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, चलो और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब कई प्रकार की बातें और करनी है अपने को, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम उसमें प्राकृत संख्या में हम चल रहे थे, तो प्राकृत संख्या को मैं छोड़ करके पूर्ण संख्या में आ रहा हूं। तो पूर्ण संख्या कौन सी है, देखिए पूर्ण संख्या, होल नंबर। बस पूर्ण संख्या कौन सी होगी, वो की वही है, केवल जो प्राकृत संख्या थी उसमें हमने 0 और शामिल कर दिया। 0 को शामिल करने के बाद हमने सोचा कि संख्याएं पूर्ण हो गई है, कंप्लीट हो गई, इसलिए इसका नाम दे दिया पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यह आ जाएंगी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, 0 होगी। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या थी, 1। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे कई प्रकार की बातें और करेंगे। चलो, अगर आपको यह पूछा जाए एक अंक की कितनी पूर्ण संख्या होती है, एक अंक की कितनी पूर्ण संख्या होती है, लिख देता हूं,
एक अंक की कितनी पूर्ण संख्या होती है? तो एक अंक की कितनी पूर्ण संख्या होती है? 10 होती है, ध्यान रखना। लेकिन प्राकृत संख्या 9 ही थी, क्योंकि 1 से 9 तक होती है, 0 से 9 तक हो जाएगी। समझ गए बात को? अगर किसी को तसल्ली तो गिन लेना, ठीक है। अच्छा, चलो आगे और बढ़ते हैं, और ध्यान दीजिए और समझिए बात। चलो ये बातें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं और सुनिए बात को। अब अगर आपको ये पूछा जाए 2 अंकों की कितनी संख्या होती है? कुछ लोग इकाणों बता देते हैं, कहते हैं 2 अंकों की 90 तो वैसे होती है और एक 0 भी है, तो 0 2 अंकों में थोड़ी काउंट होगा भाई। तो 2 अंकों की संख्या जो है, पूर्ण संख्या भी 90 ही होंगी और प्राकृत संख्याएं हैं वो भी 90 ही होंगी। क्लियर है बात? हाँ, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, आराम से तसल्ली से समझ लीजिए बात। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। जीरो से शुरू होकर प्लस और माइनस दोनों साइड में अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। यानी ये समझिए, आप जब ये पता लगा यार 0 से छोटी संख्याएं भी होती हैं, तो 0 से छोटी संख्याएं हैं तो उनको और शामिल कर दिया, तो उसको क्या बोल दिया गया? पूर्णांक संख्याएं। जैसे 0 +1 +2 +3 +4, फिर -1 -2 -3 -4। तो 0 से लेकर प्लस और माइनस, 0 से लेकर प्लस और माइनस दोनों दिशाओं में अनंत तक जाने वाली संख्याएं, 0 से लेकर प्लस और माइनस दोनों दिशाओं में अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये 0 से 1 अधिक, ये 0 से 2 अधिक, ये 0 से 3 अधिक। ठीक है, इसी प्रकार ये 0 से 1 कम, ध्यान रखना, ये 0 से 1 कम, ये 0 से 2 कम और ये 0 से 3 कम। तो ये तो 3 कम है और ये केवल 1 ही कम है, इसका ज्यादा कम ये रहा। तो ध्यान रखना, माइनस की जो संख्या होती है उसमें जो छोटी दिखाई देती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी दिखाई देती है वो छोटी होती है। तो -3 अगर -10 की बात करें तो इनमें बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये जो छोटी दिख रही है वो बड़ी होगी और जो बड़ी दिख रही है वो क्या हो जाएगी? छोटी होगी। ठीक है, क्लियर है बात? जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाएंगी, अगर इधर घसेंगे तो एक एक संख्या घटती चली जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि एक अंक की कितनी पूर्णांक संख्या होती है, एक अंक की कितनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो एक अंक की पूर्णांक संख्या कितनी हो जाएंगी बताओ? वहीं बैठे बैठे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगे कि भाई हाँ थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए। देखो, एक अंक की पूर्णांक संख्या होती है 19, 9 प्लस की 9 माइनस की, और 0 जो ना प्लस की है 9 माइनस की है। ठीक है, तो 9 ये 9 18 और 1 0 19 हो गई। क्लियर है बात? तो पूर्णांक संख्याएं जो है, पूर्णांक संख्या कितनी हो गई? पूर्णांक संख्या हो गई 19। क्लियर है बात? एक अंक की पूर्णांक संख्या है, एक अंक की, एक अंक की पूर्णांक संख्या कितनी? एक अंक की पूर्णांक संख्या, एक अंक की जो पूर्णांक संख्या है वो कितनी हो गई? 19 हो जाएगी। 2 अंकों की पूर्णांक संख्या 180, 90 प्लस की और 90 माइनस की। ठीक है, 0 मत गिन लेना। क्लियर है बात? अगर 3 अंकों की पूर्णांक संख्या पूछे तो कल बात कर ली थी, ज्यादा समझा नहीं रहा। 3 अंकों की पता है 900 होती है, तो 900 प्लस की और 900 माइनस की कितनी हो जाएंगी? 1800 हो जाएगी। 4 अंकों की पूछे तो 9000 प्लस की 9000 माइनस की कितनी हो जाएंगी? 18000 हो जाएंगी। समझ में आई बात? कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, चलो, तो ये कुछ बातें हमने की हैं। अब
कल के वीडियो में कुछ बच्चे एक प्रॉब्लम बता रहे थे, मैं बताता हूं आपको। जो काम दिया था उसमें कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, वो शायद हम चर्चा नहीं कर पाए थे, तो मैं बता दूं आपको। देखो सुनिए बात को। जैसे हमने पूछा था, क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है लेकिन बता दूं आपको। जैसे 100 तक की कितनी संख्याओं में 5 होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन था जो पीपीटी वाली है उसके अंदर था। ठीक है, पीपीटी वाले भी सोल्व किया करो आप। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊंगा, तो इसे ध्यान दीजिए। 100 तक की कितनी संख्याओं में 5 होता है। देखो बहुत से लोगों ने 20 समझ रखा था, ठीक है, और हमने आंसर डाल रखा 19। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर सही है, आपने गलत डाल दिया है, हम गलत है। तो भाई 19 होती है। 5 20 बार आता है 100 तक, डेफिनेटली 20 बार आता है, लेकिन ये पूछा है 5 तक कितनी 100 तक कितनी संख्याओं में 5 होता है। 100 तक की कितनी संख्याओं में 5, 19 संख्याओं में। तो एक संख्या डबल होती है 55, उसमें 5 डबल आता है। समझ गए बात को? गिना दूं आपको, देखिए 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95, फिर 50 51 52 53 54 56 57 58 और 59। ये सारी संख्या है जिनमें 5 है। ठीक है, तो देखो गिनवा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। संख्याएं कितनी हुई है? 19। आराम से बैठकर आप गिन लेना। लेकिन अगर ये पूछा 5 कितनी बार आता है, तो 5 यहाँ पर 1 की बजाय 2 बार है, इसे 19 की बजाय कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, इसी प्रकार अगर ये पूछा जाता है 100 तक की संख्या में 0 कितनी संख्या में आता है, तो 0 वैसे तो 11 बार आता है। 0 वैसे तो कितनी बार आता है? 11 बार। ठीक है, लेकिन 10 संख्याओं में होता है केवल। कितनी संख्याओं में होता है? 10 में। कौन कौन सी में? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। गिन लो आराम से तसल्ली से। मेरे ऐसे नहीं कि मैंने छुपा कर रख रखी है संख्याएं आपके पास, नहीं, करके जरूर देखो। ठीक है, करके देखोगे तो समझ में आएगा, करके नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ लीजिए। ठीक है, अब जिन बच्चों ने पूछा है उन्होंने करके देखा इसलिए पूछा है। ठीक है, अब जिसने नहीं करके देखा वो नहीं पूछ रहे, तो बात समझ में गए होंगे। ठीक है, कोई परेशानी है किसी प्रकार की? अच्छा, एक एग्जांपल और दे देता हूं ऐसा। जैसे आपको अगर ये कह दिया 701 से 800 तक, 701 से लेकर 800 तक 7 कितनी संख्याओं में आएगा? 7 कितनी संख्याओं में आएगा? अच्छा, कई ने तो ट्रिक बना ली, एक कम कर लो रे यार, पहले 20 वाले में 19 किया था, 11 वाले में 10 किया, इसलिए यहाँ 701 से लेकर 800 तक 7 119 12 118 कर लेंगे। अरे भाई साहब 118 कर लेंगे। ठीक है, तो 118 कैसे कर लोगे? 118 तो संख्या ही नहीं है, 100 ही संख्या हुई 701 से लेकर 800 तक। तो प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, 701 से लेकर 799 तक की हर संख्या में 7 है। 701 से लेकर 799 तक की हर संख्या में 7 लिखा हुआ है या नहीं है? क्लियर है बात? इसलिए ये संख्या कितनी हो गई? 99 संख्याएं हो गई। और 99 संख्या हो गई तो 99 संख्या हो गई, 800 में तो है नहीं। क्लियर है बात? तो 99 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? इसमें कई जगह डबल है। ठीक है, अब वो आप ढूंढ लेना क्या है कैसे है। ठीक है, अच्छा, तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। और प्यार से वीडियो को देखते रहिए तसल्ली से और काम करते रहिए अपना। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगली क्लास में। हंसते मुस्कुराते रहिए, कर दीजिए।